Good morning student. Myself Shiv Prakash Dubey, BTech, MTech from IIT रुड़की। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा जेई कंप्लीट पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद नीट। अभी ये हम लोगों का जो हमारी टीम है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं राहुल भारती जो कि IIT रुड़की से बीटेक है, वो जो है पूरा जो है केमिस्ट्री लेंगे सर। वो राहुल सर पूरी केमिस्ट्री लेंगे और शिखा दुबे जो है वो ऑल इंडिया रैंक 17 है, वो पूरा बायोलॉजी लेंगी। सी डिड हर बीटेक एंड एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और मैं पूरी फिजिक्स लूँगा बेटे, ठीक है। तो हमारी पूरी टीम जो है आपके प्रिपरेशन को जो है एक्सेलरेट करेगी। हमारा पूरा ये अभी क्रैश कोर्स मॉड्यूल है, पूरा क्रैश कोर्स अपन जो है अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोगों की स्ट्रेटजी जो ये है कि पहला जो है 30 से 40 मिनट के अंदर आपको एक चैप्टर का पूरा क्या क्या उसमें चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और इसके बाद नीट का जो है जितना प्रीवियस ईयर आया है वो सारा यहाँ पे डिस्कस होगा। इसके बाद जेई में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो लगभग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस होंगे। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पूरा जो वीडियो है वो लास्ट तक देखें। आज थ्योरी रिवीजन करेंगे। थ्योरी आप एक बार पकड़ लोगे कि हाँ सर थ्योरी अच्छी हो गई, तब इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, नीट के क्वेश्चंस लेना, वीडियो स्टार्ट करना, खुद से चालू करना, जहाँ पे दिक्कत आए वहाँ पे देखना। मतलब पूरा एकदम पूरा स्ट्रेटजिक प्लानिंग है अपनी, पूरा क्रैश कोर्स मॉड्यूल है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पूरा जो क्रैश कोर्स है उसको एंजॉय करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करेंगे। सबके लिए जो क्लास 11th का बच्चा है, जो 12th में जा रहा है या फिर 10th से 11th में आया है जो बच्चा, या फिर जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, उनके सभी के लिए हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी टीम आपके प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कराएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराएगी विद शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो चालू करते हैं अपन पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें पहला चीज़ है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको मेजर्ड किया जा सकता है। अगर कोई क्वांटिटी है जिसको आप मेजर्ड कर सकते हो उसको कहते हो क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात आती है तो 3 टाइप्स के हैं। एक तो फंडामेंटल, दूसरी है डिराइव्ड और तीसरी आपके पास है सप्लीमेंट्री। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है फिजिकल क्वांटिटीज़, हर बच्चा जानता है सर कि सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब जो इसका जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है बेटे, हर बच्चा जानता है सर, केजी होती है, ग्राम भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कौन सा MKS ले रहे हो या CGS ले रहे हो। तो अगर MKS यूनिट लेते हैं तो यहाँ पे मास की यूनिट केजी रखेंगे, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल में मेजर करते हो, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको कैंडिला में आप रिप्रेजेंट करते हो। अब इसका जो फंडामेंटल डायमेंशंस जो होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर की जान है, क्या है कि सर मास है, मास का पहला लेटर M, कैपिटल M, लेंथ L, कैपिटल L, टाइम का T, टेम्परेचर है तो केल्विन, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैक्सिमम MLT थीटा होता है। या फिर अगर क्लास 12th में आप पढ़ोगे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे आपका कैपेसिटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, तो वहाँ पे आप देखोगे
एम्पियर आएगा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटे मोल में नापते हो तो ये मोल होगा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला CD में। तो आप सबके लिए जो जरूरी है M, L, T, थीटा एंड A। कहीं कहीं आप अगर थर्मोडायनेमिक्स में बात करो या काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, तो वहाँ पे आप मोल का भी आप देखोगे। जैसे आपका गैस कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से बात होती है, तो वहाँ पे हम मोल भी देखेंगे। तो दीज 7 आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और सर सेकंड होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज बेटे क्या क्या होती हैं कि सर डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उससे निकल के आती है। फॉर एग्जांपल स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का किस में मेजर करते हो? मीटर में। तो मीटर का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड होगा, इसकी स्पीड की यूनिट। डायमेंशन क्या हो जाएगी? L/T। मीटर को L में, टाइम का T में, तो LT-1। इसको हमेशा इस वाले ब्रैकेट में लगाते हैं बेटे। अगर इसको m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1 रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे M, L, T, थीटा एंड A फॉर्मेट में रखते हैं, तो ये बिग ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे भी वही मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई LT-1। एक्सेलरेशन है ये डिराइव्ड, इसको बोलते हैं डिराइव्ड, जो फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड होती हैं। तो इसका भी सर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो LT-1/T, LT-2 सर फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन हर बच्चा जानता है। मास का m सर, एक्सेलरेशन का LT-2, तो दोनों को मिला दो MLT-2। तो कहने का मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं? जैसे यहाँ पे आप फोर्स हमने बताया, आप प्रेशर की बात कर सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया, मोमेंटम की बात कर सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी, इम्पल्स की बात कर सकते हो। फिर आपके पास एनर्जी के जितने भी फॉर्मेट हों, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, तो वहाँ पे जितने भी मतलब चैप्टर 11th में जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप उसको एक बार M, L, T, थीटा एंड A में, क्लास 12th में भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है या रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिबिलिटी है, तो वो सारे 11th और 12th का पूरा जो है एक यूनिट डायमेंशन का पूरा उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक्स यही है बेटे। इसके बाद आती है थर्ड वन, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ये क्या होता है सर? दो सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है बेटे कि इसमें सिर्फ यूनिट होती है, डायमेंशंस नहीं होते। जैसे यहाँ पे डायमेंशंस लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे डायमेंशंस नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ सर क्या होती है? यूनिट होती है। जैसे आप अगर 2D प्लेन की बात करो, एंगल की बात करो, एंगल को किस में नापते हो? या तो डिग्री में नापोगे या रेडियन में नापोगे, दो ही हैं। या फिर सॉलिड एंगल, अगर आप 3 डायमेंशनल प्लेन की बात करो तो वहाँ पे हम स्टेरेडियन में नापते हैं, SR होता है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसका जो बेसिक आपने जो डायमेंशन निकालना सीखा, इसका सर एप्लीकेशन पार्ट क्या है? वही एप्लीकेशन पार्ट जेई और नीट में पूछा जाता है। कभी कभी नीट वाले बच्चों को डायरेक्ट यूनिट निकलवा देता है, तो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है सर। यूनिट और डायमेंशन, जो बेसिकली जो डायमेंशंस का है उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है वो समझते हैं बेटे। तो इसका पहला जो एप्लीकेशन पार्ट है बेटे वो है यूज ऑफ, पहला एप्लीकेशन पार्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट सिस्टम सर पता है मुझे, दूसरी यूनिट सिस्टम में स्विच करना है। मतलब कि सर N1 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट सिस्टम मुझे पता है, इसका यूनिट पता है फर्स्ट यूनिट सिस्टम में, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड में हमें जानना है, इसमें सेकंड में स्विच करना है यूनिट में।
तो यहाँ पे जैसे N1 U1 में MLT में अगर कोई फॉर्मेट है तो M1 पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C इक्वल टू N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड यूनिट सिस्टम, यहाँ पे M2 पावर A L2 पावर B और T2 की पावर C। इसका मतलब MLT जो है वो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में रखोगे जिसमें दिया है, चाहे वो MKS रहे, MKS, M मतलब मास, K मतलब kg, मतलब यहाँ पे MK किलोमीटर, यहाँ पे MKS और CGS यूनिट, यहाँ पे ऐसे समझेंगे फर्स्ट यूनिट सिस्टम में जो भी दिया हो, ठीक। MKS यहाँ पे मीटर में, जो मास होगा kg में, और टाइम को सेकेंड में रखेंगे बेटे। अब हो सकता है इसको कन्वर्जन किस में कराए, CGS में कराए, किस में कराए, CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में कराए, ठीक है साहब। ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम है और ये सेकेंड यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कराएगा। तो आपको ये इक्वेशन यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो हम लिख सकते हैं सर N2 बराबर N1, M1 बाई M2 की पावर A पावर सेम है बेटे, B की भी पावर सेम है और T की भी पावर सेम है, यहाँ पे C, यहाँ पे B, यहाँ पे A। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को यूज करेंगे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन लेते हैं बहुत आसान सा, कि यहाँ पे 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब M इंटू A दिया है, फोर्स दिया है बेटे, फोर्स यहाँ पे दिया है, इसको MKS में दिया है, इसको CGS में ट्रांसफ़र करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। बाई N1 दिया है, यहाँ पे सब दिया है, यूनिट दिया है, तो सर N2 बराबर, आपने अभी यही बताया N2 बराबर N1, तो N1 की वैल्यू क्या है बेटे 50, M1 अपान M2, M1 किस में दिया है सर kg में, इसमें किस में कन्वर्ट, ग्राम है। इसका पहले इसका डायमेंशन हर बच्चा जानता है, फोर्स का डायमेंशन सर MLT-2 होता है, तो यहाँ पे M की पावर 1 है बेटे। ऐसे L में देखेंगे, यहाँ पे सर मीटर में दिया है, हमें सेंटीमीटर में चाहिए, यहाँ पावर 1 हो गई बेटे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे भी सर सेकेंड में है, यहाँ भी सेकेंड में है, पावर -2। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे जो कन्वर्जन है तो सर 50, यहाँ पे kg, अब हमें kg हटाना है, kg हटाना है, उसको ग्राम में कन्वर्ट। कहने का मतलब ये कि ग्राम को अगर 10 टू द पावर -3, 1 ग्राम में कितना kg होता है 10 टू द पावर -3, तो सर यहाँ से kg तो कैंसिल हो जाएगा। सर यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर पावर 1 है बेटे, यहाँ पे सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर, यहाँ पे 1, और समय का सेकंड, यहाँ पे सेकंड 1 आएगा बेटे। तो सर ये दोनों उड़ गए, ये मीटर मीटर ख़त्म, तो वैल्यू क्या आई सर 15, यहाँ पे पावर दिया है 1/10 टू द पावर -3 की पावर 1, यहाँ पे 1 अपान 10 टू द पावर -2, तो आप सबके पास आंसर क्या आया 50 अपान 10 टू द पावर -5। कहने का मतलब ये 50 इंटू 10 टू द पावर 5 हो सकता, मतलब ये N1 पता था, यहाँ पे N2 की वैल्यू 50 इंटू 10 टू द पावर 5 आई। इसका मतलब एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हो डाइन। यहाँ पे इसको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हो, क्या बोलते हो न्यूटन साहब। तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और यही 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, क्या होता है 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन, तो यहाँ पे हो गया डाइन। तो कन्वर्जन एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे जाएं, तो तरीका यही अपनाएंगे बेटे। तो जो बच्चों जो दूसरा एप्लीकेशन है डायमेंशंस का, वो क्या है, टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन कोई भी हो वो डायमेंशनली बैलेंस होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 आपने पढ़ा है, उसी का ही हम एग्जाम्पल देते हैं
कि सर ये होती है फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल टर्म है, चाहे यहाँ पे प्लस आए चाहे माइनस आए, तो जो भी ये डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड है डायमेंशन, फाइनल वेलोसिटी का भी डायमेंशन क्या है, LT-1 होता है सर, वेलोसिटी कोई सा भी हो। सर इनिशियल वेलोसिटी का भी डायमेंशन LT-1 होता है बेटे, इनिशियल वेलोसिटी का भी डायमेंशन LT-1 होता है, प्लस AT एक्सेलेरेशन क्या होता है, LT-2 मल्टीप्लाइड बाई T बेटे। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ईच एंड इंडिविजुअल टर्म चाहे वो ऐड हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो, दोनों में बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो LT-1 बराबर, यहाँ भी LT-1 प्लस यहाँ पे देखो -2 + 1 LT-1 सर। तो राइट हैंड साइड दोनों जो टर्म हैं, इन दोनों की जो डायमेंशन आ रही है LT-1, इसकी भी है इसकी भी है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड LT-1 है। मतलब ये कहा जा सकता है डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो अगर आप इसका भी चेक करके देख लो, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का भी चेक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, सेकेंड इक्वेशन का भी चेक कर लो। तो सेकेंड इक्वेशन का भी अगर आप चेक कर लोगे तो आपको वही मिलेगा। देख बेटे, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। एक चीज़ और इसी में बता दूँ कि S मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी सर, L होगी। यहाँ पे LT-1 मल्टीप्लाइड बाई तो क्या करेगा T, तो सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ L बचेगा। देखो ध्यान से, प्लस हाफ जितने भी मैथमेटिकल जैसे पाई हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आते हैं बेटे, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू, ऐसे समझें जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होंगे उन सब की कोई डायमेंशंस नहीं होती सर। ये बात दिमाग में रख लेंगे कि सर उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो यहाँ पे सर इसकी कोई डायमेंशन नहीं। आपने ये बताया है LT-2, यहाँ पे सर T², तो ये वैल्यू T², ये दोनों कैंसिल बेटे। यहाँ पे भी देख L आ रहा है, यहाँ पे भी L आ रहा है, यहाँ पे भी L आ रहा है। मतलब जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए, इट शुड बी डायमेंशनली बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो और इसका एक और भी एग्जाम्पल तो देख लो, जैसे आपने पढ़ाया सर T = 2π√L/g, पढ़ा होगा। तो सर टाइम का तो हमें पता है T, और अभी आपने बताया है 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता भाई, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे L की वैल्यू, अब ऐसा मत बोल लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा हूँ, यहाँ पे 2π की वैल्यू आएगी तो यहाँ डायमेंशन उसका नहीं होगा सर। L मतलब सर मीटर में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सर LT-2, L ने L को मार दिया, 1/T⁻², ऊपर गया तो T² सर, इसका रूट निकाला तो T आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये क्या है, डायमेंशनली बैलेंस इक्वेशन है। तो एक बात याद रख लेंगे, कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन दिया हो, अगर वो इक्वेशन करेक्ट है तो इसका मतलब वो डायमेंशनली बैलेंस होना चाहिए, ठीक है बेटे। एक और इसका एप्लीकेशन पार्ट है बेटे, हाँ बेटे, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये क्या कहता है स्टेटमेंट, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन द फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। मतलब सर कि जो भी डायमेंशंस, जो भी टर्म है, जैसे S बराबर UT प्लस हाफ AT², इसमें जितने भी टर्म हैं सबकी डायमेंशन शुड बी सेम, चाहे वो ऐड किए गए हैं, चाहे सब्सट्रैक्ट किए गए हों, चाहे जैसे भी हों। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सर हमारे पास एक इक्वेशन है V बराबर A प्लस B/T प्लस C प्लस DT², ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे पूछ लिया फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B, C एंड D। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीखा ये
कि सर कुछ भी हो जाए उसका ईच इंडिविजुअल जो चाहे वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो, जो इंडिविजुअल टर्म होती है उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख बेटे, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे सी है, तो ये दोनों ऐड हो रही हैं, मतलब सी की जो डायमेंशन होगी वो सर टाइम के बराबर होगी। अच्छी बात है। इसका मतलब सर ये भी तो यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म, यहाँ पे ए अकेला है, मतलब ए बराबर सर यहाँ पे वेलोसिटी है, तो ए की डायमेंशन LT-1 हो गई बेटे। अब बची बात बी की, तो बी अपान चाहे इसका डायमेंशन चाहे इसका डायमेंशन सेम है, तो बी अपान टी इक्वल टू इसके टर्म के इक्वल करो चाहे इसके टर्म के, तो सर LT-1। तो यहाँ से b की जो डायमेंशन बढ़ेगी तो सर l बन जाएगी, t मल्टीप्लाई करो कैंसिल हो जाएगा, तो b की डायमेंशन आ गई, a की आ गई, c की आ गई, बची बात d की। तो यहाँ पे देख बेटे dt स्क्वायर, तो सर एक बात बताओ u बराबर dt स्क्वायर कर लो, तो d बराबर u बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से d की यहाँ पे LT-1 डिवाइडेड बाई टी की स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर करोगे -2, तो सर LT-3 आ जाएगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब जेई वालों के लिए या फिर नीट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, जो एप्लीकेशन पार्ट नंबर 3 है, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 1-2 बार इस पे आए हैं एक्सपोनेंशियल दे करके। वो सारे क्वेश्चंस जो है हमने जेई के जब प्रीवियस ईयर करोगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप देखोगे तो पूरा एकदम आपको समझ में आ जाएगा, सर आता तो यहीं से है पेपर। तो वहाँ पे पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा जेई में और नीट में पूछा क्या चीज़ जाता है। तो हमारे वीडियो का इंतज़ार करेंगे, हम रेगुलर अपडेट पे आपको पूरा क्रैश कोर्स कराएंगे बेटे। तो यहाँ पे क्या बोला है थर्ड एप्लीकेशन में, वो चीज़ समझें। तीसरा एप्लीकेशन है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, कि साहब वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो पहला यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन, मतलब फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड कर रही है सर? फोर्स पे डिपेंड कर रही है, इसका पावर ए। लेंथ पे डिपेंड कर रही है बेटे, पावर बी। सर यहाँ पे मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ, तो म्यू की पावर सी। तो एक बात बताओ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा? तो इस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं तो उसका सलूशन भी देख लेते हैं बेटे। तो देखेंगे उसका एप्लीकेशन पार्ट हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन किस बात पे सर? फोर्स पे डिपेंड कर रहा है सर, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और म्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसका पावर बी, इसका पावर सी। कैसे क्वेश्चन करेंगे वो देख बेटे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है 1 टाइम पीरियड होता है, तो m की पावर 0, l की पावर 0, 1 टाइम पीरियड, तो 1/t मतलब t की पावर -1। यहाँ पे सम कांस्टेंट के रख दो। फोर्स का डायमेंशन सब जानते हैं, mLT-2 होता है, इसका पावर a है बेटे, यहाँ पे l है, पावर b। मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब m/l, तो m l की पावर -1 पावर c। अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे m के साथ जितने भी हैं, तो सर a है, यहाँ पे प्लस c है, तो l के साथ क्या है भाई? a है सर, यहाँ पे प्लस b है, माइनस c है, यहाँ पे सर क्या है? t की पावर -2a है सर, यहाँ पे -c है सर, यहाँ पे क्या है बेटे? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। अब यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन आसान है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। पहला a प्लस सी बराबर लेफ्ट हैंड साइड में बराबर राइट हैंड साइड अभी आपने देखा है, तो a प्लस बी, a प्लस सी बराबर 0, तो मतलब a बराबर -c, पहला इक्वेशन। दूसरा a प्लस बी -c इक्वल टू 0, ये भी आ गया भाई। और तीसरा इक्वेशन -2a - c,
-2a - c बराबर क्या है सर, -1 है। अब 3 इक्वेशन बन गए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर आपने भर दिया a बराबर -c भर दो यहाँ पे, या -c के जगह पे a पे भर दो, तो 3 से -2a - c के जगह पे आपने a भर दिया, ये बराबर -1 आ गया। या -a बराबर -1 या a बराबर सर 1 आ गया। अब अगर a बराबर 1 है तो c बराबर पक्का -1 होगा। अब यहाँ पे भर दो, b की वैल्यू चाहिए सर, तो सर इक्वेशन नंबर 2 से b बराबर c - a बेटे, c - a। अब c की वैल्यू -1, ध्यान समझना, -1, यहाँ पे c बराबर -1 -a बराबर 1 सर, तो ये सर -2 आ गया भाई। अब इसको आप उस फॉर्मेट में रख दें जिस फॉर्मेट में आपने लिखा है, फोर्स की पावर a, l की पावर b, म्यू की पावर c, उसी फॉर्मेट में रख देंगे। a की वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे बेटे। यस ऑल राइट। यहाँ पे t के जगह पे जब आप लिख रहे हैं तो सिर्फ -2 है बेटे, यहाँ पे t कहीं नहीं है तो ये c नहीं आएगा। तो मतलब तीसरा इक्वेशन सर ये हो जाएगा, -2a बराबर -1। तो a की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -2a बराबर -1, तो a बराबर सर आ गया, a बराबर 1/2। तो सर c बराबर आ जाएगा यहाँ पे, c बराबर -a, तो ये सर -1/2। और सर ये आ गया b, तो b कैसे निकालोगे भाई, b बराबर सर हमारे पास c - a सर, c - a, c की वैल्यू -1/2 ऐसे रखेंगे, -1/2 माइनस a बराबर सर 1/2। ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 फिर -1/2, ये तो सर -1 हो गई। अब जो आपने पढ़ा है बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू उठा के बराबर सर -1 आया है और c बराबर -1/2 आया है। अब इसको सजा के रखना है, तो सर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल टू k टाइम्स, ध्यान से समझना सर, यहाँ पे -1/2 है तो रूट में ले लो सर f। सर यहाँ पे -1/2 म्यू में -1 ऊपर है ना, -1/2 सर ये म्यू नीचे चला गया। सर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे सर l आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू k डिवाइडेड बाई l √f/μ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटे। यहाँ पे जो k की वैल्यू लिखी जाती है ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। तो आपने जब आपको वेब पढ़ाऊँगा तो वेब में आपको ये बात बताऊँगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो k की वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1/2l √f/μ। तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब आपको जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं इस तरीके से आपको दे करके आपको एक रिलेशन निकलवा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें जेईई और नीट में, तो बच्चे इसको फोकस करेंगे। और भी कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखते बेटे। हाँ बेटे, कुछ फार्मूले होते हैं जिसको बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, जो फिजिक्स में काम आती है। मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं होते वो फार्मूले, लेकिन अगर फार्मूले याद रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आसान होगी, मतलब सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। जैसे पेरीमीटर हर बच्चा जानता है 2πr होती है, सर्कल का एरिया सर πr² होती है, या डायामीटर के टर्म π/4d² होती है। सरफेस एरिया अगर स्फीयर है तो सर 4πr² होती है, 4πr²। अगर आपको वॉल्यूम हो 4/3πr³ होगी। सिलेंडर मिल जाए टोटल सरफेस एरिया तो दोनों साइड का सर्कल का और प्लस 2πr × h, तो 2πrh प्लस 2πr²। तो कोण का 1/3πr²h, ठीक। इलिप्स है πAB, इलिप्स जानते हो ना बेटे, यहाँ पे इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस ए, इसको ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस बी। तो क्या होगा, सरफेस एरिया πAB होगा। अगर आपको ट्रेपेजॉइडल मिल गया तो आसानी होगी नीट वाले बच्चों के लिए कि सर इसका अगर एरिया निकालना पड़े तो आधे बच्चे क्या करेंगे, सर ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल बनाएंगे, इसको 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 तीनों जोड़ा। वो क्यों करना भाई, अपने पास शॉर्ट ट्रिक है
कि सर सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई h बाई 2, ख़त्म। पैरेलल साइड ए बी है, a प्लस बी जोड़ दो और h से हाइट दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कितना हाइट है, तो h बाई 2 कर दियो। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हर बच्चा जानता है। अब लॉगरिथमिक, कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं, बच्चे वहाँ नीट वाले अटक जाते हैं, तो अटकना नहीं, अपने आप को मस्त तरीके से पूरा लेक्चर एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि लॉग देख लिया डर गए लॉग, अरे लॉग कोई बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं भाई, लॉग क्या है उसको समझ। क्या कह रहा है कि ई बराबर है भाई, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे ई एक एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.718। तो एक बात बताओ सर, ई टू द पावर एक्स मान लो एक इस तरीके से है, तो x बराबर, ध्यान समझना सब बच्चे, x बराबर सर क्या लिखा जा सकता है, तो जिसका पावर होता है यहाँ पे बेस में चला आता है और जो वैल्यू आती है वो यहाँ खिसक जाती है। तो ये जो बेस e है इसी को ln y बोलते हैं, ln जो बोलते हैं log, ln बेस e है तो ln y, x बराबर ln y। तो सर अगर ऐसा हो जाए फिर, तो सर जो यहाँ पे ये जो वैल्यू है तो x बराबर जिसका पावर 10 का पावर x है ना भाई, तो यहाँ पे बेस में चला गया, वो वैल्यू क्या दे रहा है सर, y दे रहा है, ख़त्म। इसको log बोलते हो, log बेस 10, इसको बेस e बोलते हो, यही बेसिक है। अब क्या दिया, अगर दो सा log मल्टीप्लाई हैं तो बेटे log a इंटू log b, अगर ऐसे है log a b तो log a प्लस log b हो गया। सर अगर डिवाइड है तो log a माइनस log b हो गया। अब सर ये बता दो, log a टू द पावर n है, मतलब यहाँ पे n का कुछ मल्टीप्लाई है a की पावर n, तो n पहले आ जाएगा। तो नीट वाले बच्चे डरने की ज़रूरत नहीं है, खतरनाक तरीके से ऐसे करेंगे इसको लॉग को। और भी कुछ मैथमेटिक्स हैं जैसे टेग्नोमेट्री में आ जाता है, बच्चे डर जाते हैं। साइन 370, साइन 270 की वैल्यू क्या होगा, बच्चे डर गए। साइन 300 की वैल्यू डर गए बच्चे। अरे डरना थोड़ी नहीं भाई, क्वेश्चन करना है, वो भी देख लेते हैं बेटे। तो बेटे टेग्नोमेट्री का कैसे यूज आता है फिजिक्स में वो भी देख लेते हैं, बहुत बेसिक्स है, सबको आना चाहिए बेटे। जैसे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, कहीं लेंथ बोलते हैं, परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, बेस बी हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान पी अपान हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे बेस अपान हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे सर पी अपान परपेंडिकुलर जो है अपान बेस सर टेन थीटा। अब इसका उल्टा कर दो बेटे, एच अपान पी साइन का कॉसेक रेसिप्रोकल, उल्टा जो है 1 अपान साइन मतलब कॉसेक, कॉस का सेक एच अपान बी टेन थीटा बी बाई पी बेटे, बी बाई पी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बेस अपान कॉट थीटा लिखोगे, बेस अपान परपेंडिकुलर। ये हर बच्चे को याद रहना चाहिए, क्राइम है अगर नहीं याद है बेटी। जो नीट में तैयारी कर रहे हो ना, ये पूरे याद होनी चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा, 9th क्लास में रटवाया जाता है, याद होगा बच्चों को। अब ये चीज़ नहीं याद होती बच्चों को, 37 आ गया, 53 आ गया, कॉमन है बेटे। याद करने का तरीका क्या है, 3 4 5, 3 4 5, यहाँ पे 37। तो अगर आपसे साइन पूछा जाए, साइन 37, तो ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस 3/5, कॉस थीटा कॉस 37 पूछा जाए, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। अगर यहाँ पे अगर 37 है, ये 90 हुआ तो ये 53, अब 53 वाला इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये 4/5 हो गया भाई। कॉस में पूछा जाए तो 3/5 हो गया, बेस ये हो गया इसका। अब एक चीज़ आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं, मैं भी बहुत मतलब 10th क्लास में मैं भी डाउट में ही था। जब ये 270 320 मतलब कुछ इस टाइप के आ जाते थे तो डर जाता था कैसे इसको करें। बेटे एक तरीका बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं ASTC। क्या बोलते हैं, ASTC। A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब ओनली साइन पॉजिटिव, T मतलब टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से 90 फर्स्ट,
यहाँ से 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड, 270 से 360 फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हो। अब इधर देखो तरीका देखो, 90 प्लस माइनस थीटा हो चाहे 270 प्लस माइनस थीटा हो, ध्यान समझना, 90 प्लस माइनस थीटा हो चाहे 270 प्लस माइनस थीटा हो। तो यहाँ पे तो अच्छी बात है भाई, ये रिवर्स हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, सिर्फ इसमें नहीं बदलता। 180 प्लस माइनस थीटा में साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस और टेन का टेन। एक एग्जाम्पल से बात करेंगे, जैसे कॉस 210 की वैल्यू, अभी एक यही पे एप्लीकेशन बता दे रहे हैं, मस्त तरीके से समझेंगे सर। कॉस 210 बच्चा समझ गया, बच्चे को चाहे जो फॉर्मेट लगा दो। सर एक काम करो, हम फॉर्मेट लगा रहे हैं 180 प्लस 30 सर, तो 180 प्लस थीटा माइनस थीटा में चेंज नहीं होता सर, कॉस का कॉस ही आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, कॉस तो पॉजिटिव है नहीं बेटे, तो कॉस का कॉस है लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ टेन पॉजिटिव है। तो सर कॉस 30 माइनस √3/2 सर। ठीक, अगर मान लो किसी ने पूछ दिया कॉस 150 की वैल्यू बताओ, कॉस 150 की वैल्यू बताओ, तो करोगे क्या सर, कॉस 180 माइनस क्या कर दोगे, 30 कर दोगे सर। तो सर 180 प्लस माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं होता, तो सर कॉस का कॉस ही होगा, लेकिन बेटे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सर कॉस निगेटिव हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू आ गई बेटे, कॉस 30 पता है √3/2 होती है बेटे। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि आपको तरीका यही है, ASTC, ऐसे ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मान लो एक एग्जांपल और, साइन 300 की वैल्यू निकालनी पड़ी, एक एग्जांपल और देख लो बेटे, मान लो कि साइन 300 की वैल्यू निकालनी पड़ी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, साइन 300, तो एक काम करो सर, इस वाले से चले जाओ 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस 30 सर। अब देख साइन का कॉस हो जाता है क्योंकि इसमें चेंज होता है, तो सर कॉस ऑफ 30, अब ये किस में जा रहा है, किस में जा रहा है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये साइन यहाँ देखेंगे तो ये सर ये तो निगेटिव होगा। ठीक, तो कहने का मतलब आप कोई सी भी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, ASTC के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप बता सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बेटे। तो कल जो है, आज यहाँ तक सारा प्रॉब्लम बता दिया हूँ, सारी चीज़ें थ्योरी हो गई हैं। एक जो मेजरमेंट का पार्ट है वो हम अलग से लेके आएंगे। जिन बच्चों को लग रहा है एरर एंड मेजरमेंट का सर क्वेश्चन आता है, तो वो अलग से पूरा चैप्टर लेके आएंगे, जिसमें वर्नियर कैलिपर्स रहेगा, स्क्रू गेज रहेगा, पूरा एरर पे पूरा सारा एनालिसिस रहेगा। तो वो जो है अलग से सेक्शन लेके आएंगे थ्योरी न्यूमेरिकल्स का। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कल का वीडियो भी नीट के बच्चे, नीट का पेपर मतलब नीट वाले जेई मेंस के भी क्वेश्चंस करेंगे और जेई मेंस वाले नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो जो है वो अपडेटेड होता रहेगा मेरे चैनल पे। हम लोगों का जो चैनल है EduFly IIT JEE NEET, उस पे पूरा जो है आपको डेली कंटेंट मिलता रहेगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो है पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे ताकि आपका बेनिफिट हो पाए, आपके प्रिपरेशन में कोई कमी ना होने पाए। अगर कोई कमी हो रही है तो आप फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। सभी बच्चों से बस यही है कि तैयारी बेस्ट पे रखेंगे, कुछ भी हो जाए सब तैयारी अच्छी रहेगी। जैसा हम लोगों से बन पड़ सकता है, मेरी टीम से जो एफर्ट हो सकता है, हम लोग उतना करेंगे आपके लिए। पूरी IIT की टीम लगी है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पूरा जो है जेई और नीट के यहाँ पे पेपर सॉल्व किए जाएंगे और चैप्टर वाइज एक कॉन्सेप्ट लेकर के हम डिटेल्ड वीडियो भी ले आएंगे। लेकिन अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश कोर्स में हम वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप जो नीडी बच्चा है, जो आपका दोस्त है,
उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, उससे भी बोलो कि सही कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो या जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने इस सेशन को एंजॉय किया, ये पूरा क्लास इंटरेस्टिंग रही, अच्छा लगा सबको। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटे।